मैं दीक्षा ड्रीम्स वे एकेडमी की तरफ से आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम करेंगे वैदिक सभ्यता। इसमें हम देखेंगे कि वैदिक सभ्यता का काल क्या रहा और हम वैदिक सभ्यता की राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके बाद जो है वो वैदिक सभ्यता आई। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो माना जाता है कि वहाँ पर अकाल पड़ने से वो सभ्यता नष्ट हो गई थी। कई विद्वान मानते हैं कि वहाँ पर बाढ़ आने से जो है वो सभ्यता जो है वो नष्ट हो गई थी। और फिर जो है वो आर्य आए थे और आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर आक्रमण किया, युद्ध किया यानी, और वहाँ के जो सभ्यता थी यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसको नष्ट कर दिया और उन्होंने वहाँ पर वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता जो थी वो वहाँ पर बस गई। तो ये है हमारी वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता जो है ये थे, इसमें जो थे वो आर्य थे और ये आर्य जो थे ये मध्य एशिया से आए हुए थे। अब देखिए ये जो आर्य थे, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उच्च कुल। जो आर्य थे उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या उच्च कुल। और जो हमारी वैदिक सभ्यता है उसका काल रहा है 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। ये रहा है वैदिक सभ्यता का काल। अब देखिए ये जो हमारी आर्य थे ये थे ग्रामीण लोग, ये जो थे वो गांव के लोग थे। और जो हमारी सिंधु सभ्यता थी वो थी एक नगरीय सभ्यता। उसके बाद देखते हैं ईरान की जो ये पुस्तक है जैंद्रा अवेस्ता, इसमें जो है ये पता चलता है कि हमारे जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए हुए थे। उसके बाद ये जो आर्य थे इनकी भाषा जो थी वो संस्कृत भाषा थी, ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। अब देखिए ये जो वैदिक काल था इसे दो भागों में बांटा गया था। एक आता है ऋग वैदिक काल और दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल। अब ऋग वैदिक काल का जो समय रहा था वो था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और जो उत्तर वैदिक काल का समय था वो था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अब देखिए जो हमारे ऋग वैदिक काल था उसकी जो हमें जानकारी मिलती थी वो हमें मिलती थी ऋग्वेद से। ये जो हमारा ऋग वैदिक काल है इसकी पूरी की पूरी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती थी। उसके बाद ये जो निवास करते थे ये निवास करते थे सप्तसैंध में। इनका निवास जो था वो था सप्तसैंध और ये अधिकतर जो है वो तांबे का प्रयोग करते थे। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल की जो समस्त जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है हमें यजुर्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद से। इससे हमें उत्तर वैदिक काल की समस्त जानकारी प्राप्त होती है। ये जो हमारे उत्तर वैदिक काल के लोग थे ये लोहे का प्रयोग करते थे और इस लोहे को कृष्ण अयस्क भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि हमारी जो उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल की जो राजनीतिक स्थिति थी वो कैसी थी। तो चलिए बात करते हैं हम पहले ऋग वैदिक काल की। ऋग वैदिक काल में जो था वो कुटुंब पाए जाते थे। कुटुंब जो है वो सबसे छोटी इकाई है। इसमें जो है वो संयुक्त परिवार की प्रथा जो थी वो चलती थी। इसमें क्या होता था कि हमारा जो परिवार होता था उसमें जो सबसे बुजुर्ग होता था, बुजुर्ग यानी पुरुष जो बुजुर्ग होता था वो इसका मुखिया होता था और उसको हम कुलपति या गृहपति भी कहते हैं। आगे आता है ग्राम कुटुंब समूह। ग्राम कुटुंब समूह यानी जो परिवारों से मिलकर एक ग्राम बनता है उसे हम ग्राम कुटुंब समूह कहते हैं। उसके बाद आता है विशपति। विशपति यानी ग्रामों का समूह। ये है विशपति। विशपति यानी ग्रामों का समूह। ये जो ग्रामों का समूह यानी ये जो हमारे ग्राम कुटुंब समूह थे इससे मिलकर जो एक विश बनता था उसे हम विश कहते थे और ये मिलता था ग्रामों के समूह से और इसका जो अधिकारी होता था उसे हम विशपति भी कहते थे। अब बात करते हैं जन। जन यानी विषयों का समूह जिसमें कि बहुत सारे जन मिलकर एक राष्ट्र बनाते थे उसे हम जन कहते थे। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल में क्या था कि यहाँ पर जो था वो राजा हुआ करते थे यानी कि यहाँ पर जो था वो राजतंत्र था। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं सभा एवं समिति। यहाँ पर जब सभाएं भी होती थी, समितियाँ भी होती थी। और आगे आता है न्याय एवं दंड व्यवस्था। इसमें कोई ऐसे व्यक्ति थे जो कोई अपराध करते थे तो उसके लिए जो था वो दंड व्यवस्था भी की जाती थी। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल और
ऋग वैदिक काल के सामाजिक स्थिति की कि वहाँ की जो सामाजिक स्थिति थी वो कैसी थी। तो बात करते हैं पहले ऋग वैदिक काल की। तो ऋग वैदिक काल में जो परिवार होते थे, ऋग वैदिक काल की जो आधारभूत इकाई है वो परिवार ही है। इसमें जो परिवार थे वो पितृसत्तात्मक होते थे। इसमें जो है वो परिवार का मुखिया जो होता है वो जो बुजुर्ग पुरुष होता है वो परिवार का मुखिया होता है और उसी का जो होता है वो पूर्ण नियंत्रण होता है अपने परिवार के ऊपर। अगला आता है विवाह एवं स्त्रियों की स्थिति। इसमें जो है वो एक पत्नी विवाह की ही व्यवस्था थी और स्त्रियों की स्थिति जो थी वो यहाँ पर जो थी वो सामान्य थी। पर्दा प्रथा यहाँ पर नहीं थी, यानी कि वहाँ पर जो है वो स्त्रियाँ जो है वो घूंघट नहीं करती थी। आगे आता है कि वर्ण व्यवस्था। ऋग वैदिक काल की जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें अभी तक जो है वो मतभेद था। आगे हम देखते हैं कि ये जो भोजन थे वो भोजन क्या क्या करते थे। तो वो दूध, मट्ठा, घी, सब्जी, मांस इसका प्रयोग करते थे और वो गाय का मांस नहीं खाते थे क्योंकि वो गाय को पवित्र मानते थे और वो मदिरा का प्रयोग भी जो था करते थे। ये जो है वो मदिरा का प्रयोग भी करते थे। अब देखिए इनकी जो वेशभूषा आती है यानी उनका जो पहनावा था वो कैसा था। तो इनका जो पहनावा था वो बिल्कुल सामान्य था और जो ये पहनते थे उसे जो है वो बास कहा जाता था। अब हम बात करते हैं इसके मनोरंजन की। तो वो अपने मनोरंजन के लिए, जैसे हम अपने मनोरंजन के लिए गाने सुनते हैं, डांस करते हैं, वैसे ही वो भी अपने मनोरंजन के लिए नाचते हैं, गाते हैं और शिकार करते थे। तो इनका मनोरंजन आ जाएगा नाचना, गाना और शिकार करना। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की कि उत्तर वैदिक काल में जो था वो सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो इसमें भी जो है वो परिवार जो थे वो पितृप्रधान थे, यानी कि वहाँ पर जो है वो पुरुष, जो बुजुर्ग पुरुष होगा वही इसका मुखिया होगा, यानी इसका परिवार और उत्तर वैदिक काल का जो परिवार था वो बिल्कुल एक जैसे थे। और अब हम बात करते हैं विवाह एवं स्त्रियों की स्थिति। तो जो विवाह थे वो एक पत्नी विवाह की ही व्यवस्था थी, लेकिन जहाँ जो राजा व महाराजा हुआ करते थे वो बहुपत्नी विवाह भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो स्त्रियों की स्थिति थी वो थोड़ी खराब हो गई थी। यहाँ पर जो है वो बाल विवाह प्रथा जो थी वो प्रचलन में नहीं थी। अब हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की। तो इसके उत्तर वैदिक काल की जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित थी, यानी कि अगर किसी ब्राह्मण का बेटा जो होगा वो आगे ब्राह्मण ही होगा, यानी शूद्र का बेटा हुआ तो वो आगे शूद्र ही होगा। ये थी वर्ण व्यवस्था जो कि जन्म पर आधारित थी। अब हम बात करते हैं वेशभूषा की। वेशभूषा तो वो सामान्य रूप से सूती एवं ऊनी वस्त्र जो थे वो पहनते थे और वो अपने मनोरंजन के लिए संगीत व नृत्य करते थे। अब आगे हम देखेंगे वैदिक काल की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी थी और इसकी हम देखेंगे धार्मिक स्थिति। तो चलिए चलते हैं कि इसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो वो कृषि में जो है वो जौ व धान इसका जो है वो उत्पादन करते थे। और अब आगे आता है पशुपालन की। वो कौन कौन से पशु थे जिनका वो पालन करते थे। तो वो गाय का पालन करते थे, घोड़ा, भैंस, ऊंट, बकरी आदि जो पशु थे उनका वो पालन करते थे। अब और जो है वो शिकार भी करते थे। अब बात करते हैं उनके लघु उद्योग की कि वो कृषि और पशुपालन के साथ साथ और क्या काम करते थे। तो वो और काम करते थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे और उसे रंगने का कार्य भी करते थे। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की कि उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे वो कौन सी कृषि करते थे, उनका पशुपालन क्या था। ठीक है, तो उनकी कृषि थी वो चावल, गेहूँ, मूंग, उड़द इत्यादि जो है वो उसका उत्पादन जो है वो करते थे। अब हम बात करते हैं पशुपालन की कि वो कौन कौन से पशु जो थे उनका वो पालन करते थे। तो वो पालते थे गाय, बकरी, बैल, घोड़ा, इनको जो थे वो पालते थे। अब बात करते हैं उद्योग की। तो इनका जो उद्योग था वो सुनार और कुम्हार का उद्योग जो थे वो ये लोग करते थे। अब जो है इन्हें जो है वो धातुओं का भी ज्ञान था और वो अधिकतर धातुएं जो थे वो चांदी, लोहा, पीतल आदि का प्रयोग जो थे वो करते थे। अब हम बात करते हैं इसकी
धार्मिक स्थिति की, कि यहाँ पर जो है वो धार्मिक स्थिति कैसी थी। तो बात करते हैं सबसे पहले ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के देवता थे और इन्हें जो भी जीवित शक्ति लगती थी उसे वो देवता अपना मान लेते थे। अब आगे आता है वो आराधना एवं यज्ञ जो थे वो काफ़ी करते थे और ऋग्वैदिक काल के लोगों में जो थी वो नैतिकता की भावना भी भरपूर थी। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे वो यज्ञ करते थे और इनके जो यज्ञ होते थे वो काफ़ी खर्चीले होते थे। इनके जो यज्ञ थे वो काफ़ी खर्चीले थे और यहाँ पर जो इन यज्ञ में जो है वो ये लोग बलि भी देते थे। अब इसमें जो अब आगे आता है देवताओं की स्थिति में परिवर्तन। तो इनके जो देवी देवता थे इनके स्थिति में जो था वो परिवर्तन आ चुका था। इसमें जो है वो कई देवताओं का महत्व बढ़ गया था और कई देवताओं का महत्व जो था वो घट गया था। और उत्तर वैदिक काल के लोगों में जो था वो ये था कि इसमें जो है वो अंधविश्वास की बहुत वृद्धि हो गई थी। यहाँ के लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास करते थे। तो ये मैंने आपको वैदिक सभ्यता थोड़ी बहुत आपको बता दी है, आगे डिटेल में आपको बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। और बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। सेकंड क्वेश्चन है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसका थर्ड क्वेश्चन है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है श्रेष्ठ या कुलीन। फोर्थ क्वेश्चन है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो इसका राइट आंसर आता है ऋग्वेद। फिफ्थ क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर है 4। सिक्स्थ क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका राइट आंसर है पशुपालन। सेवंथ क्वेश्चन है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है सामवेद। एट्थ क्वेश्चन है प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो इसका राइट आंसर आता है मनु। नाइन्थ क्वेश्चन है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो इसका आंसर आता है 10वें। 10th क्वेश्चन है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। इसका आंसर है सांख्य दर्शन। 11th क्वेश्चन है भारत के किस स्थल की खुदाई में लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो इसका आंसर है अंतर्जी खेड़ा। 12th क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर आता है इनमें से कोई नहीं, आप ऑप्शंस देख लेना। 13th क्वेश्चन है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है चिकित्सा। 14th क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर है यजुर्वेद में। 15th क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो इसका आंसर आएगा गणतंत्र। 16th क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। 17th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। तो इसका आंसर है सांख्य। 18th क्वेश्चन है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो इसका आंसर है अथर्ववेद। 19th क्वेश्चन है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो इसके मंडल हैं 10। 20 क्वेश्चन है आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ड्रीम्स वे एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।